राजकुमार आरव की तबीयत गिरती जा रही थी। चंद्रविला के पास वक्त बहुत कम था। वो यक्षलोक के लिए निकल गई। अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो जल्द ही यक्षलोक के द्वार पर थी। वहां दो यक्ष सैनिक पहरा दे रहे थे। दोनों चंद्रविला को पहचान गए, मगर उसे अंदर जाने नहीं दिया। चंद्रविला, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो यक्षलोक से निकाली गई थी, उनमें से एक ने पूछा। चंद्रविला ने प्रार्थना करते हुए कहा, देखो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। कृपया मुझे अंदर जाने दो। नहीं, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते। चंद्रविला के बार बार आग्रह करने पर भी दोनों यक्ष सैनिकों ने उसे यक्षलोक में प्रवेश देने से मना कर दिया। मगर चंद्रविला हार नहीं मान सकती थी। उसने यक्ष सैनिकों को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे तो मजबूरन मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। चंद्रविला की बातें सुनकर दोनों यक्ष सैनिकों को गुस्सा आ गया। उन्होंने आंखें तरेर कर गुस्से में चंद्रविला की तरफ देखा और बोले, तो तुम हमें अपनी शक्तियों का घमंड दिखा रही हो। भूलो मत, तुम एक शापित यक्षिणी हो। दोनों यक्ष सैनिक इस बात से अनजान थे कि चंद्रविला अब शाप मुक्त हो चुकी है। इसी के साथ उसकी यक्षिणी शक्तियां भी अब और ज्यादा ताकतवर थीं। चंद्रविला ने अब और समय नष्ट नहीं किया और अपनी शक्तियों से दोनों यक्ष सैनिकों को बांध दिया। फिर यक्षलोक के अंदर प्रवेश कर गई। अमृत बूटी एक बेहद दुर्लभ बूटी थी जो मरते हुए इंसान के अंदर एक नया प्राण भर सकती थी। इस बूटी का पता सिर्फ यक्षरानी और यक्षराज ही जानते थे। चंद्रविला जल्दी से यक्षरानी के पास गई। इस वक्त वो यक्ष दरबार में मौजूद थी। जैसे ही यक्षरानी की निगाहें चंद्रविला पर पड़ी, उनकी आंखें क्रोध से भर गईं। उन्होंने चंद्रविला की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रही हो और अंदर कैसे आई? क्या यक्ष सैनिकों ने तुम्हें अंदर आने से रोका नहीं? चंद्रविला ने यक्षरानी के सामने हाथ जोड़ते हुए पूरी बात बताई। कैसे राजकुमार आरव की बदौलत वो अब शाप मुक्त थी। उसने आगे कहा, यक्षरानी, मैं जानती हूं यक्षलोक में इस तरह प्रवेश करना उचित नहीं है, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे राजकुमार के प्राण बचाने के लिए अमृत बूटी की जरूरत है, जिसका पता सिर्फ आप ही बता सकती हैं। चंद्रविला को शाप मुक्त जानकर यक्षरानी को खुशी हुई, पर अमृत बूटी को हासिल करना इतना आसान नहीं था। यक्षरानी ने एक नजर चंद्रविला पर डाला और बोली, चंद्रविला, अमृत बूटी सिर्फ यक्षलोक की ही नहीं, इस पूरे संसार की दुर्लभ बूटी है। उसे पाने का रास्ता भी कठिनाइयों से भरा हुआ है। चंद्रविला की आंखों में राजकुमार आरव के लिए अपार प्रेम नजर आ रहा था। उसने दृढ़ होकर कहा, यक्षरानी, आप मुझे अमृत बूटी का पता बता दीजिए। मैं राजकुमार के लिए अपने प्राणों का दांव लगाने के लिए भी तैयार हूं। चंद्रविला का दृढ़ संकल्प देखकर यक्षरानी ने उसे अमृत बूटी का पता बताया और बोली, ध्यान रहे चंद्रविला, इस यात्रा में तुम अपनी यक्षिणी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो अमृत बूटी अपनी चमत्कारी शक्ति खो देगा। जी, मैं ध्यान रखूंगी। यक्षरानी से पता पूछने के बाद चंद्रविला अमृत बूटी की तलाश में निकल गई, जो कि उसे यक्षलोक के उत्तर दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मिलने वाली थी। चंद्रविला के साथ यक्षलोक का सबसे तेज घोड़ा था, जिस पर वो सवार थी। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने पर उसे एक झरना नजर आया। उसे पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। चंद्रविला ने अपने घोड़े के साथ जैसे ही पुल में कदम रखा, वहां पर एक विशाल सांप आ गया, जो चंद्रविला की तरफ ही बढ़ रहा था। चंद्रविला ने उससे आग्रह किया कि उसे आगे जाने दे। सांप ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो और आगे बढ़ जाओ। संसार में सबसे कीमती क्या है? समय। चंद्रविला ने जवाब दिया। सबसे बड़ा सत्य? मृत्यु। संसार में सबसे खूबसूरत क्या है? चंद्रविला ने अपनी आंखें बंद की और राजकुमार की मनमोहक छवि याद करते हुए बोली, प्रेम। चंद्रविला के इतना कहते ही वो सांप वहां से गायब हो गया। चंद्रविला अपने घोड़े में सवार हो आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर उसे एक पहाड़ नजर आया। चंद्रविला समझ गई कि यही उसकी मंजिल है। उसने घोड़े के साथ पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई शुरू की। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर आई तो उसकी आंखों के सामने का नजारा जादुई था। पहाड़ की चोटी पर संसार की दुर्लभ से दुर्लभ बूटियां रात की चांदनी में अपनी आभा बिखेर रही थीं। चंद्रविला घोड़े से उतरकर उन बूटियों के पास गई, मगर इनमें से अमृत बूटी कौन सी थी? उसने सभी बूटियों को ध्यान से देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त बीतता जा रहा था। अंत में चंद्रविला ने हाथ जोड़कर उस पर्वत से प्रार्थना की, हे यक्ष पर्वत, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कृपया मेरी सहायता करें। यक्ष पर्वत ने चंद्रविला की पुकार सुन ली थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, दिव्य अमृत बूटी उसके सामने थी। चंद्रविला ने अमृत बूटी अपने साथ ली और घोड़े पर सवार हो वहां से निकल गई। कुछ ही देर में वो अपने लकड़ी के घर के सामने थी। जब अंदर आई तो देखा राजकुमार का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कि वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो। चंद्रविला ने जल्द ही वो बूटी यक्ष वैद्य को दे दी।
यक्ष वैद्य ने अमृत बूटी से औषधि बनाई और राजकुमार को देना शुरू किया। चंद्रविला अपनी सांसें रोके सब देख रही थी। धीरे धीरे औषधि ने अपना असर दिखाना शुरू किया। राजकुमार के घाव भरने लगे। बेजान शरीर पर एक नई ताजगी आने लगी। कुछ देर बाद राजकुमार ने अपनी आंखें खोलीं। आंखें खोलते ही उसे चंद्रविला नजर आई। चंद्रविला की आंखों में आंसू थे। राजकुमार चंद्रविला को देखते हुए उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। दोनों आज बहुत खुश थे। यक्ष वैद्य ने दोनों के सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। अगले दिन राजकुमार आरव चंद्रविला के साथ अपने राज्य के लिए निकल गया। राजकुमार ने अपने पिता राजा वीरसेन को अपने आगमन का संदेश भिजवा दिया था। राजकुमार और चंद्रविला के रथ ने जैसे ही राजमहल के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश किया, सबकी निगाहें दोनों पर टिक गईं। महल के सभी नौकर चाकर और सैनिक चंद्रविला की खूबसूरती देखकर दंग रह गए थे। उन सबने आज तक इतनी रूपवती स्त्री नहीं देखी थी, जो किसी दूसरे संसार की लगती थी। राजकुमार के साथ ये रूपवती स्त्री कौन है? सब आपस में ही खुसूर फुसूर करने लगे थे। महल पहुंचकर राजकुमार ने चंद्रविला को अपने पिता से मिलवाया और उनके सामने चंद्रविला से विवाह की इच्छा प्रकट की। राजा वीरसेन का दिल खुशी से भर उठा। एक तो वो कब से राजकुमार के विवाह की कोशिश में थे, मगर राजकुमार को कोई राजकुमारी पसंद ही नहीं आ रही थी। राजा को उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा उनके लिए इतनी सुंदर और सुशील पुत्र वधू ढूंढ लाएगा। राजा वीरसेन ने राजकुमार और चंद्रविला दोनों को गले से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस रात चंद्रविला और राजकुमार आरव दोनों महल के शाही बगीचे में बैठे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपने भावी जीवन की सुखद कल्पना कर रहे थे। चंद्रविला की निगाहें राजकुमार के आकर्षक चेहरे पर थीं। निश्चय ही राजकुमार के साथ उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होने वाला था, मगर कभी भगवान ना करे कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। चंद्रविला के मन में यह सवाल घर कर गया था। उसके चेहरे पर आए इस शिकन को देखकर राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो? चंद्रविला ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपने मन के भाव छिपा लिए। राजकुमार ने भी फिर कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन राजकुमार और चंद्रविला का विवाह था। पूरे राजमहल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे राज्य में कोई बड़ा उत्सव होने वाला हो। पूर्णिमा की दिव्य चांदनी में विवाह समारोह शुरू हुआ। राजकुमार आरव और चंद्रविला ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, फिर अपने पिता राजा वीरसेन का आशीर्वाद लिया। विवाह के बाद चंद्रविला अपने और राजकुमार के कमरे में थी। कमरा सुगंधित फूलों से सजा हुआ था। इत्र की खुशबू मन को मोह रहे थे, मगर चंद्रविला के दिल में एक अजीब सी दुविधा थी। वो राजकुमार से कुछ कहना चाहती थी। राजकुमार का प्रवेश हुआ। उसकी निगाहें जब चंद्रविला की अनुपम सुंदरता पर पड़ी तो आज एक बार फिर वो अपना दिल हार बैठा। उसने चंद्रविला का हाथ थामा और अपने दिल की बात कहना शुरू किया। चंद्रविला, तुम अत्यधिक सुंदर रूप लिए हो। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हुआ। चंद्रविला की निगाहें राजकुमार के चेहरे पर थीं। उसने राजकुमार के हृदय पर हाथ रखा और बोली, धन्य तो मैं हुई आप जैसा जीवन साथी पाकर। फिर उसने कहा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? राजकुमार के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने चंद्रविला को अपने करीब किया और बोला, भला ये कैसा सवाल हुआ? तुम इसका जवाब जानती हो, पर फिर भी सुनो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं जिसकी कोई सीमा ना हो। तो क्या आज मैं आपसे कुछ मांग सकती हूं? चंद्रविला ने पूछा। हां जरूर, राजकुमार का जवाब आया। चंद्रविला ने कहा, आपके पिता सहित राजमहल में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं एक यक्षिणी हूं। चंद्रविला की बातें राजकुमार के लिए थोड़ी अजीब जरूर थी, मगर उसने सोचा कि शायद चंद्रविला अपनी यक्षिणी की पहचान छिपाकर रखना चाहती हो, इसलिए उसने हामी भर दी। चंद्रविला ने अपनी दूसरी बात रखी, अगर किसी दिन मैं आपसे दूर चली जाऊं तो आप किसी भी अफवाह पर यकीन मत करना। चंद्रविला की यह बात सुनकर राजकुमार के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने चंद्रविला को थोड़े गुस्से में देखा और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? आज हमारे विवाह की पहली रात है और तुम दूर जाने की बात कर रही हो? राजकुमार के गुस्से को महसूस करके चंद्रविला ने कहा, आप मुझे गलत ना समझें, अगर मैं दूर हो गई तो। राजकुमार ने चंद्रविला की बात बीच में ही काट दी और नाराजगी में बोला, चुप हो जाओ चंद्रविला, तुम ये अशुभ बातें क्यों कर रही हो? चंद्रविला समझ गई कि राजकुमार उसकी ये बात नहीं सुनना चाहते, इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा, अगर आपको कभी मेरी बहुत याद आए तो आप मेरे श्रृंगार कक्ष में रखा छोटा संदूक खोलकर देख लेना। राजकुमार को चंद्रविला की बातें काफी अटपटी लग रही थीं। उसे भला चंद्रविला की याद क्यों आएगी और वो ये सब बातें क्यों कर रही है? राजकुमार ने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। आज वो चंद्रविला के साथ अपने प्रेम को जीना चाहता था।
अपनी शादी की पहली रूमानी रात बिताकर दोनों ने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। राजकुमार से विवाह के बाद चंद्रविला इंसानों की तरह रहने लगी थी। वो अपनी यक्षिणी शक्तियों के बारे में तो जैसे भूल ही गई थी। वो राज्य की भावी रानी थी, इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। उसने राजकुमार और अपने शाही परिवार के लिए भोजन पकाना भी सीखा। राज्य की समस्याओं पर वो राजकुमार को अपनी बुद्धिमत्ता से सलाह भी देती थी। राजकुमार आरव चंद्रविला को पाकर बहुत खुश था। उसमें न सिर्फ एक श्रेष्ठ पत्नी के गुण थे, बल्कि वो एक रानी बनने के भी सारे गुण रखती थी। राजकुमार और चंद्रविला का जीवन सुखमय बीत रहा था। समय का पहिया अपनी गति में था और एक बार फिर भाग्य चंद्रविला और राजकुमार के प्रेम की परीक्षा लेने को तैयार था। एक शाम राजकुमार को अपने पिता का बुलावा आया। चंद्रविला और राजकुमार दोनों शाही दरबार में आए तो देखा सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। वेशभूषा और गहनों की चमक से वो किसी राज्य की राजकुमारी लग रही थी। ये सूरजगढ़ की राजकुमारी मंदाकिनी थी, जो राजकुमार आरव से भेंट करने आई थी। इसलिए राजा वीरसेन ने राजकुमार और चंद्रविला को दरबार में बुलाया था। तुम्हारा हमारे राज्य में स्वागत है पुत्री, मंदाकिनी ने धन्यवाद कहा। मगर उसकी निगाहें तो इस वक्त चंद्रविला पर टिकी थी। अपनी आंखों में अपार ईर्ष्या लिए वो चंद्रविला को देख रही थी। दरअसल सूरजगढ़ के राजा वीरभद्र और राजा वीरसेन के बीच गहरी मित्रता थी। एक बार राजा वीरसेन ने राजकुमार आरव का विवाह राजकुमारी मंदाकिनी के साथ करने की इच्छा जताई थी। जब राजकुमारी मंदाकिनी को ये बात पता चली तो उसके दिल में राजकुमार आरव को देखने की इच्छा जागी। उसने राजकुमार के वीरता के किस्से बहुत सुन रखे थे। वो अपने पिता से छिपकर चंद्रकोट आई। उस वक्त राजकुमार आरव तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनका गठीला शरीर पसीने की बूंदों से तरबतर और भी आकर्षक लग रहा था। उनके मनमोहक चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। मंदाकिनी उसी वक्त अपना दिल हार चुकी थी। राजकुमार आरव उसके दिल में घर कर गया था। अगर राजकुमार चंद्रविला से विवाह नहीं करता तो राजा वीरसेन उसका विवाह राजकुमारी मंदाकिनी से ही करने वाले थे। राजकुमारी मंदाकिनी को अपने रूप का बहुत गुमान था। उसे लगता था कि संसार में उसके जैसी सुंदरता और किसी के पास नहीं। मगर आज जब उसने चंद्रविला को देखा तो उसका हृदय ईर्ष्या से भर उठा था। चंद्रविला का अनुपम सौंदर्य देखकर राजकुमारी मंदाकिनी के हृदय में सांप लौटने लगा। वो यहां राजकुमार से भेंट करने आई थी, साथ ही ये बताने भी कि वो राजकुमार से विवाह के लिए तैयार है। मगर राजा वीरसेन से उसे पता चल गया कि चंद्रविला राजकुमार आरव की पत्नी है। ये जानकर राजकुमारी मंदाकिनी का दिल जलन से भर गया। अतिथि कक्ष में खिड़की के सामने खड़ी होकर वो राजकुमार और चंद्रविला के बारे में ही सोच रही थी। अपनी आंखों में क्रोध लिए वो खुद से बोली, वो स्त्री कौन है? राजकुमार उससे कैसे विवाह कर सकते हैं? अपने गुप्तचरों से राजकुमारी मंदाकिनी को पता चला था कि राजकुमार आरव के जीवन में कोई स्त्री नहीं है। इसलिए वो राजकुमार को चंद्रविला के साथ देखकर आश्चर्य में थी। राजकुमारी मंदाकिनी की आंखों में एक शैतानी चमक थी जो बहुत कुछ बयान कर रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजकुमार को किसी और का होने नहीं दे सकती थी। राजकुमार आरव आप सिर्फ मेरे हैं, राजकुमारी मंदाकिनी ने खुद से कहा। अगले ही दिन से वो अपने काम में लग गई। वो जानना चाहती थी कि चंद्रविला राजकुमार की जिंदगी में कैसे आई। उसने महल के दास दासियों से जानने की कोशिश की, मगर इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। राजकुमारी मंदाकिनी ये बात राजकुमार से भी पूछ सकती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि शक की सुई उस पर आए। शाम के वक्त चंद्रविला शाही बगीचे में टहल रही थी। राजकुमारी मंदाकिनी ने उसे पहले ही देख लिया था। वो चंद्रविला के पास आई। राजकुमारी की निगाहें चंद्रविला के दिव्य सप्तरंगी हार पर पड़ी। एक बार फिर उसका हृदय ईर्ष्या से भर उठा। उसके श्रृंगार कक्ष में सुंदर गहनों की कोई कमी नहीं थी, मगर चंद्रविला के सप्तरंगी हार जैसे गहने उसके पास भी नहीं थे। उसने चंद्रविला से बात करने के इरादे से उसकी खूबसूरती की तारीफ की। दोनों में बातें शुरू हुईं। चंद्रविला राजकुमारी मंदाकिनी के असल मंसूबे से अनजान थी। वो मंदाकिनी को राजकुमार आरव की मित्र समझ रही थी। एक दिन राजकुमारी मंदाकिनी ने बातों ही बातों में चंद्रविला से पूछा, चंद्रविला, तुम्हारी सुंदरता तो अद्भुत है। तुम जरूर किसी राज्य की राजकुमारी होगी? राजकुमारी मंदाकिनी ने यह सवाल चंद्रविला को जानने के इरादे से पूछा। चंद्रविला ने जवाब में कहा, नहीं राजकुमारी, मैं कोई राजकुमारी नहीं, मैं तो वन में रहती थी। चंद्रविला की बातों पर राजकुमारी मंदाकिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसने थोड़ी हैरानी में पूछा, तो फिर तुम और राजकुमार आरव कैसे मिले? चंद्रविला को समझ नहीं आया कि राजकुमारी उससे ये सवाल क्यों पूछ रही है, मगर वो सच नहीं बता सकती थी। इसीलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा,
राजकुमार आरव शिकार पर वन को आए थे, मगर वो रास्ता भटक गए। संयोगवश मैं उस रास्ते से गुजर रही थी। वहीं पर हमारी पहली मुलाकात हुई। राजकुमारी मंदाकिनी सोच में पड़ गई थी। उसे चंद्रविला की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर उसने चंद्रविला की बात मान ली। चंद्रविला इतनी सुंदर थी, पर वो कोई राजकन्या नहीं थी। ये बात राजकुमारी मंदाकिनी को बहुत खटक रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर चंद्रविला थी कौन। एक रात जब राजकुमारी मंदाकिनी अपने कमरे में टहल रही थी, उसकी निगाहें खिड़की के बाहर राजमहल के शाही बगीचे में बने सुंदर सरोवर पर गई। उसकी आंखें हैरत में चौड़ी हो गईं। राजकुमार आरव और चंद्रविला सरोवर के तट पर बैठे थे। तभी चंद्रविला उठी और सरोवर के करीब जाकर पानी में चलने लगी। उसने सरोवर का एक कमल तोड़ा और पानी में चलते हुए वापस आ गई। राजकुमारी मंदाकिनी ने यह नजारा देख लिया था। अब उसे यकीन हो चुका था कि चंद्रविला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अगले दिन राजकुमारी मंदाकिनी ने चंद्रविला से बातों ही बातों में पूछ लिया, चंद्रविला, तुम्हारा सौंदर्य मुझे किसी परलोक की स्त्री की याद दिलाता है। देखो ना, तुम्हारी काया पर ऐसी दिव्य चमक तो किसी अप्सरा की ही हो सकती है। चंद्रविला को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी मंदाकिनी उसके सौंदर्य के पीछे क्यों पड़ी है। वो स्वयं भी तो कितनी सुंदर थी। अब वो राजकुमारी के इन सवालों पर गौर करने लगी थी। उसने राजकुमारी मंदाकिनी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं राजकुमारी। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। रही बात मेरे सौंदर्य की, तो शायद ये राजकुमार के प्रेम का परिणाम है। ये कहकर चंद्रविला वहां से चली गई। राजकुमारी मंदाकिनी गुस्से का घूंट पीकर रह गई। उसने क्रोधित हो खुद से कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं जानती हूं तुम साधारण नहीं हो। उस दिन के बाद से राजकुमारी मंदाकिनी की निगाहें चंद्रविला पर पैनी हो गईं। कुछ दिनों बाद चंद्रकोट राज्य पर एक विपदा आन पड़ी। वर्षा की कमी की वजह से फसल यकायक सूखने लगे। राज्य के लोगों ने राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान किए, पर कोई युक्ति काम न आई। स्थिति ये हुई कि महल के अन्नागार खाली होने की कगार पर थे। राजा वीरसेन को चिंता सताने लगी। उन्होंने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। राज्य की इस समस्या पर विचार विमर्श होने लगा। राजा के एक मंत्री ने सलाह दिया, महाराज, पड़ोसी राज्य के घने वन में एक सिद्ध तांत्रिक का वास है। उन्होंने अपने तप की शक्ति से बहुतों की समस्याएं दूर की हैं। वो हमारी सहायता कर सकते हैं। सभा में उपस्थित सबने मंत्री की सलाह पर हामी भरी। राजा ने सारे उपाय कर डाले थे, इसलिए एक और उपाय करने में कोई हर्ज नहीं था। इसीलिए सबकी सलाह पर उन्होंने भी हामी भर दी। अगले दिन घोड़े रथ तैयार किए गए। राजा स्वयं उस तांत्रिक से मिलने पहुंच गए। तांत्रिक ने राजा की समस्या सुनी और उनके साथ आने को तैयार हो गए। अपने सालों के तप की शक्ति से उन्होंने चंद्रकोट राज्य की समस्या दूर कर दी। जल्द ही झमाझम बारिश शुरू हुई और एक बार फिर फसल लहलहाने लगे। राजा वीरसेन तांत्रिक से बहुत खुश हुए। उपहार स्वरूप राजा ने उन्हें हीरे जवाहरात भेंट किए। अगले दिन जब वो तांत्रिक राजा से मिलने आया, तब उसकी निगाहें चंद्रविला पर पड़ी। उसकी सुंदरता और आकर्षक रूप देखकर वो तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो गया। चंद्रविला पर से वो अपनी नजरें नहीं हटा पाया। ऐसी सुंदरता उसने आज तक नहीं देखी थी। उसे पता चला कि वो सुंदर स्त्री राजा की पुत्र वधू है, पर उस धूर्त तांत्रिक का दिल चंद्रविला पर आ गया था। उसने अपनी तप की शक्ति से जान लिया कि चंद्रविला कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक यक्षिणी है। अब तो वो हर हाल में चंद्रविला को पाना चाहता था। उसकी यक्षिणी शक्तियों को हासिल कर वो संसार का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन सकता था। दुष्ट तांत्रिक की आंखों में चंद्रविला के रूप यौवन का लालच भी साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में एक धूर्तता की चमक थी। राजकुमारी मंदाकिनी दूर खड़ी होकर ये नजारा देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर तांत्रिक के चेहरे के भाव देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो चंद्रविला और राजकुमार को अलग करने में मददगार साबित हो सकता है। वो धूर्त तांत्रिक अब राज अतिथि बन चुका था। महल के मुख्य अतिथि कक्ष में उसके विश्राम की व्यवस्था थी। मौका देखकर वो चंद्रविला से मिलने आ धमका। अपने कक्ष में उस तांत्रिक का यूं बिना अनुमति के प्रवेश चंद्रविला को रास नहीं आया। आप हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? चंद्रविला ने गुस्से में कहा। उस तांत्रिक ने अपने चेहरे पर कुटिलता लिए कहा, और तुम इन मनुष्यों के बीच क्या कर रही हो सुंदरी? तांत्रिक की आंखों से वासना टपक रही थी। उसने आगे कहा, मैं जानता हूं तुम एक यक्षिणी हो। तुम इस साधारण राजकुमार के लिए नहीं बनी हो। तुम्हारी असली जगह तो मेरी अर्धांगिनी के रूप में है। तांत्रिक की बातें सुनकर चंद्रविला गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से भस्म कर दूं, निकल जाओ यहां से। तांत्रिक ने जवाब में कहा, मैं जाऊंगा सुंदरी,
पर तुम्हें अपने साथ लेकर। दुष्ट तांत्रिक ने चंद्रविला का हाथ पकड़ना चाहा, परंतु चंद्रविला ने पहले ही तांत्रिक पर एक तीव्र शक्ति प्रहार की और उसे घायल कर दिया। तांत्रिक अपनी जान बचाकर भाग निकला, मगर जाते जाते वो कह गया कि वो चंद्रविला को लेने जरूर आएगा। उस दिन के बाद से चंद्रविला राजकुमार आरव की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गई थी। अपनी शक्तियों से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। एक रोज राजकुमारी मंदाकिनी उस वन की ओर गई जहां वो दुष्ट तांत्रिक रहता था। अपने सामने एक राजकुमारी को देखकर वो तांत्रिक थोड़ा हैरान था। राजकुमारी मंदाकिनी ने तांत्रिक से अपने मिलने की वजह बताई। उसने चतुरता से कहा, मुझे यकीन है आप चंद्रविला के रूप पर मोहित हैं। मैं राजकुमार आरव की रानी बनना चाहती हूं। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तांत्रिक को राजकुमारी की बातों में तथ्य नजर आ रहा था। उसने कहा, ठीक है, पर तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकती हो? राजकुमारी मंदाकिनी ने पूछा, सबसे पहले तो आप मुझे चंद्रविला का रहस्य बताइए। मैं जानती हूं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। तांत्रिक ने बताया, चंद्रविला एक यक्षिणी है। राजकुमारी का शक यकीन में बदल चुका था। उस दिन जो उसने शाही बगीचे के सरोवर में देखा वो बिल्कुल सच था। राजकुमारी मंदाकिनी ने कुछ सोचकर कहा, क्या उसकी शक्तियां उसके सप्तरंगी हीरे के हार में बसी हैं? तांत्रिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया और बोला, हाँ। फिर कुटिल मुस्कान लिए वो खुद से बोली, इसका मतलब तो यह है कि अगर चंद्रविला से वो हार छिन जाए तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। राजकुमारी मंदाकिनी ने उस तांत्रिक को अपने शैतानी इरादे बताए। अब उस तांत्रिक को भी यकीन हो चुका था कि चंद्रविला उसकी होकर रहेगी। अगले दिन जब चंद्रविला अपने कक्ष से बाहर आई, राजकुमारी मंदाकिनी भागते हुए चंद्रविला के पास आई और बोली, चंद्रविला, वो राजकुमार आरव की जान खतरे में है। राजकुमारी मंदाकिनी के मुंह से इतना सुनते ही चंद्रविला का दिल डर से कांप उठा। वो राजकुमारी के पीछे पीछे गई। सामने उसने देखा कि राजकुमार आरव घायल अवस्था में थे। उनकी सांसें रूक रूक कर चल रही थीं। राजकुमारी मंदाकिनी ने जल्दबाजी में कहा, अब क्या होगा? क्या राजकुमार आरव अब नहीं बचेंगे? नहीं, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। चंद्रविला ने घबराए हुए स्वर में कहा। इस दृश्य ने उसके सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी, इसलिए वो राजकुमारी मंदाकिनी की इस चतुराई को भांप नहीं पाई। उसने अपना दिव्य सप्तरंगी हार निकाला और ज्यों ही राजकुमार आरव के गले में डालने वाली थी, भ्रम का कोहरा हट गया। वहां राजकुमार की जगह वो दुष्ट तांत्रिक खड़ा हंस रहा था। मौका देखकर राजकुमारी मंदाकिनी ने चंद्रविला से उसका दिव्य सप्तरंगी हार छीन लिया। चंद्रविला हैरान रह गई। ये एक षड्यंत्र था। उसने राजकुमारी मंदाकिनी की तरफ घूरते हुए कहा, राजकुमारी, ये सब क्या है? मेरा हार मुझे वापस करो। राजकुमारी मंदाकिनी ने उस हार को अपने हाथों में लिए बोली, तो ये है तुम्हारी खूबसूरती का राज। अब मेरी सुंदरता भी तुम्हारी तरह अनुपम होगी। उसने वो सप्तरंगी हार अपने गले में डाल लिया। चंद्रविला क्रोध में बोली, राजकुमारी, तुमने मेरे साथ छल किया है। राजकुमार आरव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। माफ तो तब करेंगे ना जब उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा। राजकुमारी मंदाकिनी ने कुटिलता से कहा। मतलब? चंद्रविला अनभिज्ञता में बोली। दुष्ट तांत्रिक ने चंद्रविला का हाथ पकड़ा और धूर्तता से बोला, मतलब अब तुम सदा के लिए मेरी हो सुंदरी। तांत्रिक चंद्रविला को अपनी तांत्रिक शक्तियों में बांधकर वहां से गायब हो गया। अगले दिन पूरे राज्य में हंगामा मच गया। चंद्रविला के महल से यकायक गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। राजकुमार आरव सहित राजा भी परेशान हो गए। उन्होंने चारों तरफ अपने सैनिक भेजे। चंद्रविला का पता लगाने में जी जान लगा दी, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं आया। राजकुमार आरव और राजा वीरसेन को चिंतित देख राजकुमारी मंदाकिनी बोली, राजकुमार, अब चंद्रविला आपको कभी नहीं मिलेगी। राजकुमारी की बातें सुनकर राजकुमार आरव और राजा वीरसेन दोनों हैरत में पड़ गए। राजकुमार आरव ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है राजकुमारी? राजकुमारी मंदाकिनी ने मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए कहा, ये देखिए, ये दिव्य सप्तरंगी हार, इसे चंद्रविला ने ही मुझे दिया है। उसने कहा कि उसे तांत्रिक से प्रेम हो गया हो। वो अब राजकुमार आरव के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने राजकुमार का दिया ये उपहार भी लौटा दिया। राजकुमारी मंदाकिनी की बातें सुनकर राजा वीरसेन गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्हें चंद्रविला की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर राजकुमार आरव बिना कुछ कहे वहां से चले गए। चंद्रविला को राजकुमार की जिंदगी से गए महीने हो गए थे। इन बीते दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसे चंद्रविला की याद न सताई हो। वो जानता था कि चंद्रविला उसे धोखा नहीं दे सकती। फिर वो अचानक राजकुमार की जिंदगी से चली क्यों गई?
राजकुमार ने चंद्रविला को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर हर बार उसे असफलता ही हासिल हुई। अब तो राजकुमार ने भी हार मान ली थी। कुछ ही दिनों में राजा वीरसेन ने राजकुमार से पूछे बगैर ही उसका विवाह राजकुमारी मंदाकिनी से तय कर दिया। जब राजकुमार को यह बात पता चली तो वो अपने पिता से बहुत नाराज हुआ, मगर पिता के आदेश के आगे उसे झुकना ही पड़ा। राजकुमारी मंदाकिनी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार राजकुमार आरव उसका होने वाला था, पर राजकुमार आरव का हृदय गम में डूबा हुआ था। वो चंद्रविला, अपने प्रेम को कैसे भूला सकता था? यकायक उसे चंद्रविला की कही बात याद आई। अगर आपको कभी मेरी बहुत याद आए तो श्रृंगार कक्ष में रखा छोटा संदूक और खोलकर देख लेना। राजकुमार आरव चंद्रविला के श्रृंगार कक्ष में गया। वहां एक तरफ छोटा संदूक नजर आ रहा था। राजकुमार ने वो संदूक खोला तो उसके अंदर एक संदेश रखा हुआ था। राजकुमार ने वो संदेश खोला और उसे पढ़ने लगा। अगर मेरा पता जानना चाहते हैं तो राज्य के उत्तर दिशा में आगे बढ़ें। कुछ दूरी पर एक सरोवर नजर आएगा। सरोवर के किनारे एक चंपा का पेड़ है। हर पूर्णिमा की रात वहां एक बोलने वाली बुलबुल आती है। वो बुलबुल आपको मेरा पता बताएगी। राजकुमार ने जैसे ही चंद्रविला का वो संदेश पढ़ा, उसके शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई। अगली पूर्णिमा के आने में सिर्फ 3 दिन का समय था। उसके 2 दिन बाद राजकुमार आरव का राजकुमारी मंदाकिनी के साथ विवाह था, मगर विवाह के पहले ही वो चंद्रविला तक पहुंचना चाहता था। पूर्णिमा वाले दिन वो शाम होते ही अपने घोड़े पर सवार महल से निकल गया। चंद्रविला के संदेश के अनुसार वो राज्य के उत्तर की ओर आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक सरोवर नजर आया। वो सरोवर के निकट गया तो वहां एक चंपा का पेड़ था। चंद्रमा के आसमान में झांकते ही राजकुमार उस बोलने वाली बुलबुल का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां एक सुंदर बुलबुल पक्षी आई और चंपा की एक डाल पर बैठ गई। राजकुमार आरव आग्रह करते हुए बोला, हे बुलबुल पक्षी, कृपा कर तुम मुझे मेरी पत्नी चंद्रविला का पता बताओ। बुलबुल पक्षी ने मीठे स्वर में कहा, राज्य के पश्चिम दिशा में घने वन की ओर वो दुष्ट तांत्रिक चंद्रविला को अपने साथ ले गया है, पर शीघ्रता कीजिए, राजकुमार चंद्रविला के प्राण संकट में हैं। राजकुमार ने बुलबुल पक्षी का धन्यवाद कहा। बदले में बुलबुल पक्षी ने उस चंपा के वृक्ष का एक फूल तोड़कर राजकुमार को दिया और बोली, इस फूल को अपने साथ रखिए, तांत्रिक की काली शक्तियों से ये फूल आपकी रक्षा करेगा। राजकुमार बुलबुल पक्षी के बताए दिशा की ओर आगे बढ़ गया। घोड़े की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो जल्दी ही उस घने वन में पहुंच गया। इस वन में दुष्ट तांत्रिक का राज्य था। इस बात का आभास राजकुमार को वन में प्रवेश करते ही हो गया था। वो सावधान हो आगे बढ़ रहा था। जल्द ही उसे एक गुफा नजर आई। उसने अपने घोड़े को बाहर एक पेड़ पर बांधा और गुफा के अंदर चला गया। सामने चंद्रविला तांत्रिक की काली शक्तियों में बंधी हुई उदास बैठी थी। तांत्रिक वहां मौजूद नहीं था। राजकुमार आरव ने इशारे से चंद्रविला का ध्यान अपनी तरफ किया तो उसकी उदासी से भरी आंखों में एक चमक आ गई। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार उसे बचाने जरूर आएंगे। राजकुमार ने चंपा के फूल की बदौलत चंद्रविला को उस काली शक्ति के जाल से मुक्त कर दिया, मगर जैसे ही दोनों वहां से जाने को हुए, वो तांत्रिक वहां आ धमका। तांत्रिक ने कुटिलता के साथ कहा, अच्छा हुआ तुम्हारा पति भी यहां आ गया। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसकी बलि चढ़ाकर तुमसे विवाह करूंगा। तांत्रिक की बातें सुनकर राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने आग उगलती आंखों के साथ कहा, मेरी पत्नी को अगवा कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है दुष्ट तांत्रिक। तांत्रिक ने आंखें बंद कर अपनी काली तांत्रिक शक्तियों को जागृत किया, फिर उसे राजकुमार पर प्रहार किया। चंद्रविला ने राजकुमार को पास में पड़े दर्पण की ओर इशारा किया। राजकुमार चंद्रविला का इशारा समझ गया। उसने जल्दी से वो दर्पण उठाया और अपने सामने कर दिया। नतीजा ये हुआ कि तांत्रिक की दुष्ट काली शक्तियां सीधे उस पर गिरीं। इसी के साथ वो तांत्रिक भस्म हो गया। राजकुमार ने चंद्रविला को अपने गले से लगा लिया। महीने भर से चंद्रविला उससे दूर थी, पर राजकुमार को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बरसों बाद उसे देख रहा हो। तुम कुशल तो हो? उस तांत्रिक ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? चंद्रविला ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सब हुआ कैसे? राजकुमार ने सवाल पूछा। चंद्रविला ने उसे सब कह सुनाया, कैसे राजकुमारी मंदाकिनी ने उस दुष्ट तांत्रिक के साथ मिलकर उसके साथ छल किया। राजकुमार आरव को राजकुमारी पर बहुत क्रोध आया। वो समझ गया कि राजकुमारी मंदाकिनी चंद्रविला से ईर्ष्या करती है। उसने चंद्रविला से कहा, पिता महाराज ने कल मेरी और राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह तय किया है। तुम मेरे इशारे पर ही विवाह समारोह में आना।
इसके साथ ही राजकुमार आरव ने चंद्रविला को कुछ समझाया। फिर दोनों महल के लिए निकल गए। अगले दिन पूरा महल राजकुमार और राजकुमारी मंदाकिनी के विवाह की तैयारियों में जुट गया। राजकुमारी मंदाकिनी स्नान कक्ष में स्नान कर रही थी। मौका देखकर राजकुमार आरव ने राजकुमारी मंदाकिनी के कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमार को वो सप्तरंगी हार राजकुमारी के सिरहाने के पास मिला। उसे लेकर राजकुमार ने वो हार चंद्रविला को पहना दी। विवाह समारोह आरंभ हुआ। राजकुमार दूल्हे के परिधान में तैयार था। राजकुमारी मंदाकिनी के मंडप पर आने की प्रतीक्षा थी। राजकुमारी को वो सप्तरंगी हार नहीं मिल रहा था। वो थोड़ी परेशान हो गई थी, मगर विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से तैयार हुई और विवाह मंडप पर आ गई। राजकुमार आरव ने सबकी निगाहों से बचते हुए कुछ इशारा किया। तभी वहां पास के जलकुंड में एक तेज रोशनी चमकी। उस जल में राजकुमारी मंदाकिनी और तांत्रिक की धूर्तता साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजकुमारी मंदाकिनी घबरा गई। राजा वीरसेन ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, यह सब क्या है? राजकुमार ने एक नजर राजकुमारी की तरफ देखा और बोला, ये तो आपको राजकुमारी मंदाकिनी ही बता सकती हैं पिता महाराज। वहां पर चंद्रविला भी आ गई थी। राजकुमारी मंदाकिनी समझ गई थी कि अब उसका भांडा फूट चुका है। उसने सच कबूलते हुए सब बता दिया कि किस तरह उसने और उस दुष्ट तांत्रिक ने मिलकर चंद्रविला के साथ छल किया। राजा ने क्रोधित हो राजकुमारी मंदाकिनी को काल कोठरी में डलवा दिया। उन्होंने चंद्रविला से क्षमा मांगी। चंद्रविला ने विनम्रता से कहा कि उन्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राजकुमार और चंद्रविला के जीवन में खुशहाली लौट आई थी। राजा वीरसेन अब वृद्ध हो चले थे, इसलिए उन्होंने राजपाट राजकुमार आरव को सौंपकर उसे राजा बना दिया। राजा बनते ही राजकुमार आरव राज्य के कामकाज में व्यस्त हो गए। एक दिन चंद्रविला ने उन्हें शुभ समाचार सुनाया, वो पिता बनने वाले हैं। राजकुमार आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे राज्य में उपहार बंटवाए। अब वो चंद्रविला का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगे। समय बीतने लगा। जल्द ही चंद्रविला के प्रसव का समय भी आ गया। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत सुंदर थे। राजकुमार और चंद्रविला का परिवार अब पूरा था। उनके दोनों बच्चे बिल्कुल सामान्य थे। अपने माता पिता के स्नेह की छांव में उनका बचपन गुजरा। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। चंद्रविला और राजकुमार आरव का बेटा एक सुंदर नवजवान राजकुमार बन चुका था और उनकी बेटी एक सुंदर नवयुवती बन चुकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक थी। समय आने पर दोनों ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया और योग्य वर ढूंढकर अपनी पुत्री को भी विदा कर दिया। राजकुमार आरव की उम्र अब ढलने लगी थी, पर चंद्रविला अभी भी जवान और सुंदर थी। राज्य में सबको पता चल गया था कि वो एक यक्षिणी है, पर राज्य की प्रजा उसके व्यवहार से बहुत खुश थी। उसके बाद राजकुमार आरव और चंद्रविला कभी अलग नहीं हुए, जब तक कि राजकुमार की सांसें थम नहीं गईं। चंद्रविला और राजकुमार आरव का प्रेम अमर हो गया। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो हर मुमकिन बाधाओं को पार कर लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।